अस्त्र मिसाइल की मार्क 2 वेरिएंट की पहली ट्रायल को इसी हफ्ते के अंदर टेस्ट करने का प्लान किया गया है और अभी से ही डीआरडीओ की तरफ से इंटीग्रेटेड टेस्ट रेंज की लॉन्चिंग कॉम्प्लेक्स 3 में प्रिपरेशन करना शुरू कर दिया गया है। नेत्र एवेक्स की मार्क 2 वेरिएंट में अभी कुछ नए चेंजेस देखने को मिला है, जो कि इसको सिर्फ एक एवेक्स नहीं बल्कि एक मल्टीरोल एवेक्स बनाने वाला है। इसरो की गगनयान मिशन अभी 1 साल तक डिले होने वाली है और इसे 2023 से पहले लॉन्च नहीं किया जा सकता है। इंडियन ओशन रीजन में रशिया और ईरान के बीच चल रही मैरीटाइम एक्सरसाइज में भारत भी अभी शामिल हो गया है और साथ ही आगे चल के इसमें चाइना भी शामिल होने वाला है। और अंत में $5 बिलियन की डिफेंस एक्सपोर्ट टारगेट को हासिल करने के लिए भारत की तरफ से अभी लगभग 152 इंडिजिनस डिफेंस इक्विपमेंट को एक्सपोर्ट करने का प्लान किया गया है, जिसके लिए 100 से ज्यादा देशों को इसको एक्सपोर्ट करने के लिए शॉर्टलिस्ट किया गया है। ऐसे ही कुछ और खबरों के बारे में हम आज की वीडियो में बात करने वाले हैं। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है अंशुमन नायक और आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है इंडियन डिफेंस न्यूज के डिफेंस टॉक सीरीज में, जहां पर हम रोज नए नए डिफेंस अपडेट्स के बारे में बात करते हैं। तो चलिए देर न करते हुए आज की वीडियो शुरू करते हैं। अब वीडियो शुरू करने से पहले मैं आप सभी को बता दूं कि मुझे बुखार वगैरह हो गया, तो मेरा वॉइस काफ़ी ख़राब चल रहा है और मैं बहुत ही मुश्किल से रिकॉर्ड कर पा रहा हूँ। तो आज की जो ऑडियो रहने वाली है उसकी क्वालिटी थोड़ी ख़राब रहने वाली है। आज की पहली अपडेट अस्त्र मिसाइल को लेके। आप सभी को मैंने 1 या 2 दिन पहले बताया था कि भारत की तरफ से अभी अस्त्र मिसाइल की मार्क 2 वेरिएंट को 2022 तक तैयार करने की कोशिश किया जा रहा है और जल्दी से इसकी टेस्टिंग को शुरू किया जाने वाला था, जो कि इसी साल के अंत तक होने की उम्मीद किया जा रहा था। लेकिन अभी आई रिपोर्ट के मुताबिक डीआरडीओ की तरफ से इसी हफ्ते के अंदर ही अस्त्र मिसाइल की मार्क 2 वेरिएंट को टेस्ट करने का फैसला किया गया है। ये इसका पहला डेवलपमेंटल टेस्ट होने वाला है और इसीलिए अभी इसको पहले लैंड बेस्ड लॉन्चर से फायर करने का प्लान किया गया है। इसको टेस्ट करने के लिए अभी हमारी इंटीग्रेटेड टेस्ट रेंज की लॉन्चिंग कॉम्प्लेक्स 3 में सारी तैयारी किया जा रहा है और इसको कल तक टेस्ट करने का हम रखा गया है, लेकिन हाथ में 18 और 19 तारीख दोनों को रखा गया है। अभी इसे ग्राउंड से लॉन्च करने के कुछ खास कारण भी है, क्योंकि ये प्रीवियस अस्त्र मिसाइल से काफ़ी अलग है और इसका जो प्रोपल्सन सिस्टम है वो पूरी तरीके से नया सिस्टम है। इसी वजह से अभी सबसे पहले इसकी प्रोपल्सन सिस्टम को टेस्ट करने का प्लान किया गया, क्योंकि अभी इसमें एमआरसाम की मोटर का इस्तेमाल किया गया, जिसमें अस्त्र मिसाइल की मार्क 1 वेरिएंट की सीकर का इस्तेमाल किया गया है और ये पूरी तरीके से एक नई सिस्टम है, जिस वजह से इसको सबसे पहले ग्राउंड से टेस्ट करने का फैसला किया गया है। और अगर इसका ग्राउंड बेस्ड टेस्ट सफल हो जाता है तो आगे चल के इसको एयरक्राफ्ट में इंटीग्रेट करके टेस्टिंग करना शुरू किया जाएगा। अस्त्र मार्क 1 मिसाइल की बात करें तो इसको इंडियन एयरफोर्स में फॉर्मली शामिल करने के लगभग 7 महीनों के अंदर ही मार्क 2 वेरिएंट्स को डेवलप करने के लिए डिफेंस एक्विजिशन काउंसिल की तरफ से अप्रूवल दे दिया गया था। और अभी रिपोर्ट के मुताबिक ये एक जैमिंग रेजिस्टेंस डुअल पल्स मोटर बेस्ड बीबीआर मिसाइल होने वाला है और अभी के सभी डुअल पल्स बीबीआर मिसाइल के सेगमेंट में ये सबसे नया मिसाइल होने वाला है और डीआरडीओ के मुताबिक ये लगभग 160 किलोमीटर या फिर उससे ज्यादा दूरी तक भी मार कर सकेगा। इस टेस्ट को करने से पहले अभी इंटीग्रेटेड टेस्ट रेंज के करीब रहने वाले लगभग 8000 लोगों को सेफ जगहों में शिफ्ट किया जा रहा है, ताकि पिछली बार की पृथ्वी मिसाइल की टेस्टिंग की तरह कोई गड़बड़ी ना हो जाए, जिससे जान मान का नुकसान होने का खतरा रहता है। और अभी बलस्टर डिस्ट्रिक्ट की एडमिनिस्ट्रेशन की तरफ से दी गई रिपोर्ट के मुताबिक वो कल तक 8 बजे से पहले इन सभी एरिया को खाली करने वाले हैं। अगला अपडेट नेत्र एवेक्स को लेके। अब सबको पता होगा कि एरो इंडिया शो के दौरान नेत्र एवेक्स की मार्क 2 वेरिएंट का एक छोटा सा मॉडल को डिस्प्ले किया गया था। अब इसके बारे में उस वक्त ज़्यादा डिटेल नहीं पता था, बस इतना बताया गया था कि इसका रेंज डीआरडीओ की वर्तमान की नेत्र एवेक्स के मुकाबले लगभग 2 गुना ज़्यादा होने वाला है। अभी इसको लेके कुछ और डिटेल सामने आई है और एरो इंडिया शो में इसका जो मॉडल दिखाया गया था उसमें भी कुछ नए फीचर अभी देखने को मिला है। अभी इसकी एक नई तस्वीर सामने आई, जिसमें नेत्र एवेक्स की मार्क 2 वेरिएंट को एक मैरीटाइम सर्वेलेंस रडार के साथ देखा गया। इसके अलावा इसकी पीठ में एक नया ऐसा रडार भी मौजूद होने वाला है, जो कि नेत्र एवेक्स की प्रीवियस वेरिएंट के मुकाबले ज्यादा कवरेज देने के साथ साथ रेंज भी ज्यादा होने वाला है। और अभी मिली डाटा के मुताबिक इसका रेंज 450 किलोमीटर या फिर उससे ज्यादा भी हो सकता है और ये लोअर आरसीएस वाले एयरक्राफ्ट को, यानी कि सेमी स्टेल्थ एयरक्राफ्ट और स्टेल्थ एयरक्राफ्ट को भी डिटेक्ट कर सकता है। अभी अगर आप इसकी इमेज को गौर से देखेंगे तो इसके कॉकपिट के ठीक नीचे ही एक और मैरीटाइम सर्वेलेंस रडार को भी देखा जा सकता है, जो कि मैरीटाइम टारगेट को डिटेक्ट करने के लिए मदद करने वाला है और स्मॉल बोट साइज टारगेट को भी काफी दूरी से डिटेक्ट कर सकता है। अब एक तरीके से एक मल्टीरोल एवेक्स बनने वाला है, जिसको चाहे तो हम एवेक्स के तौर पर इस्तेमाल कर सकते हैं या फिर मैरीटाइम सर्वेलेंस एयरक्राफ्ट के तौर पर भी इस्तेमाल कर सकते हैं। तो कुल मिलाकर एक हाइब्रिड एवेक्स बनने वाली, जो कि एक ही बार में 2 तरीके की टास्क को कर सकता है।
अगला अपडेट गगनयान मिशन को लेके है। अब सबको पता होगा 2022 में भारत की तरफ से गगनयान मिशन को लॉन्च करने का प्लान किया गया था और इसरो का अब तक का सबसे बड़ा मिशन होने वाला था, जिसमें पहली बार इसरो इंसानों को स्पेस में भेजने वाला है। लेकिन अभी आई कुछ रिपोर्ट के मुताबिक हो सकता है अभी भारत को और इसरो को अपनी ह्यूमन स्पेस मिशन को लॉन्च करने के लिए कुछ और दिन इंतजार करना पड़ने वाला है, क्योंकि चाइनीज रायते की फैलने की वजह से इसरो की काफी सारे प्रोजेक्ट के ऊपर इसका असर पड़ा था और अभी इसरो की तरफ से प्लान किया गया टाइमलाइन भी काफी डिले हो सकता है और उम्मीद किया जा रहा है कि हमें कम से कम यहाँ पे 1 साल वक्त एक्स्ट्रा लगने वाला है। अभी पहली अनमेन्ड स्पेस फ्लाइट को 2021 की दिसंबर तक लॉन्च करने का प्लान किया जा रहा है, जिसके बाद 2022 की मिड में एक और टेस्ट फ्लाइट को किया जाएगा और फिर 2023 में जाके भारत अपना पहला ह्यूमन स्पेस फ्लाइट को लॉन्च करने वाला है। लोकसभा में सबमिट किए गए डॉक्यूमेंट में जिसको इसरो की तरफ से दिया गया था, उसमें यह बताया गया था कि अभी गगनयान मिशन के लिए क्रू मॉड्यूल और क्रू एस्केप सिस्टम को तैयार किया जा रहा है और साथ ही GSLV Mark 3 रॉकेट की टॉप पोर्शन को इनको कैरी करने के लिए रिडिजाइन किया जा रहा है। इसके बाद इसी साल के दिसंबर में इसरो अपनी पहली अनमेन्ड स्पेस मिशन को लॉन्च करेगा और उसके बाद इसरो एक ह्यूमनॉइड रोबोट को भी स्पेस में भेजने की तैयारी कर रही है, जिसको अगले साल के नवंबर में स्पेस में भेजा जाएगा और उसके बाद जाके इसरो अपनी असली ह्यूमन स्पेस मिशन को लॉन्च करने वाला है। अगला अपडेट HAL की तरफ से। आप सभी को पता होगा कि एरो इंडिया शो के दौरान HAL की तरफ से अपनी इंडियन मल्टीरोल हेलीकॉप्टर को डेवलप करने के बारे में हिंट दिया गया था और अगर सरकार की तरफ से इसको डेवलप करने के लिए अप्रूव किया जाता है तो वो आने वाले 7 सालों में इसको तैयार करने की कोशिश करने वाले हैं। अभी HAL को हेलीकॉप्टर की डेवलपमेंट के सेगमेंट में काफी सक्सेस मिल चुका है और ध्रुव हेलीकॉप्टर से लेके लाइट कॉम्बैट हेलीकॉप्टर तक को अभी आर्मी और एयरफोर्स में शामिल किया जा रहा है, लेकिन आगे चल के इंडियन एयरफोर्स और इंडियन आर्मी को काफी बड़ी मात्रा में मीडियम वेट कैटेगरी के हेलीकॉप्टर या मल्टीरोल हेलीकॉप्टर की जरूरत पड़ने वाली है, जिसे अभी Mi-17 हेलीकॉप्टर्स को रिप्लेस करने के लिए इस्तेमाल किया जाएगा। अब इसे डेवलप करने के लिए HAL के पास 2028 तक का वक्त है, क्योंकि तब से हमारे Mi-17 हेलीकॉप्टर धीरे धीरे रिटायर होना शुरू हो जाएंगे और हमें एक मॉडर्न हेलीकॉप्टर की जरूरत पड़ने वाली है। और इसी के साथ ही रशिया की तरफ से भी भारत को अपनी Mi-38 हेलीकॉप्टर को ऑफर किया जा रहा है, लेकिन HAL अभी खुद से एक 13 टन क्लास की हेलीकॉप्टर को डेवलप करने की कोशिश करना चाहता है, जिससे अभी हमारे तीनों सर्विस की तरफ से सपोर्ट भी किया जा रहा है, क्योंकि अभी लगभग 300 ध्रुव हेलीकॉप्टर्स को भारत इस्तेमाल कर रहा है और इनकी सर्विस रिकॉर्ड से इंडियन आर्मी और इंडियन एयरफोर्स काफी खुश है। साथ ही HAL की तरफ से इनको बीच में फाइन ट्यूनर अपग्रेड भी किया जा रहा है। अब HAL पूरी तरीके से कॉन्फिडेंट है कि वो एक बेहतर हेलीकॉप्टर को डेवलप कर सकते हैं, लेकिन इसके लिए सबसे पहले गवर्नमेंट की तरफ से अप्रूवल मिलना काफी जरूरी है, जो कि अभी तक नहीं मिला है। अगला अपडेट भारत, रशिया और ईरान को लेके। ANI की रिपोर्ट के मुताबिक भारत, रशिया और ईरान के बीच अब एक जॉइंट नेवल एक्सरसाइज को शुरू किया गया है, जिसका नाम ईरान रशिया मैरिटाइम सिक्योरिटी बेल्ट है और इस एक्सरसाइज को अभी इंडियन ओशन रीजन की नॉर्दर्न पार्ट में कंडक्ट किया गया है। इस एक्सरसाइज को इनिशियली रशियन नेवी और ईरान की रिवोल्यूशनरी गार्ड और ईरान की आर्मी के बीच शुरू किया गया था, लेकिन बाद में भारत भी उनको ज्वाइन कर रहा है। इसे कल से शुरू किया गया था और इसे आज भी कंडक्ट किया जा रहा है। इस दौरान नेवल वॉरफेयर जैसे कि सरफेस टू एयर टारगेट प्रैक्टिस, सरफेस टू सरफेस टारगेट प्रैक्टिस जैसे ड्रिल को कंडक्ट किया गया था। इसके अलावा इसमें एंटी पैरेसी ऑपरेशन, सर्च एंड रेस्क्यू ऑपरेशन जैसे मिशन को भी किया गया था। ये पूरी की पूरी एक्सरसाइज अभी लगभग 17,000 स्क्वायर किलोमीटर की दायरे में होने वाली है और आगे चल के इसमें चाइनीज नेवी पार्टिसिपेट करने वाला है। सो बेसिकली इस एक्सरसाइज को रशिया और ईरान के बीच कंडक्ट किया जा रहा था, लेकिन ईरान इसमें अलग अलग देशों को भी शामिल करना चाहता है ताकि वो दूसरे देशों के साथ जॉइंट ऑपरेशन को करने की प्रैक्टिस कर सके और बेहतर रिलेशन को मेंटेन कर सके। अगला अपडेट इंडियन नेवी और इंडियन कोस्ट गार्ड को लेके है। आप सभी को पता होगा कि कुछ दिन पहले HAL की तरफ से 3 ध्रुव हेलीकॉप्टर की Mark 3 वेरिएंट को इंडियन नेवी को और 2 इंडियन कोस्ट गार्ड को डिलीवर किया गया था और इन सभी हेलीकॉप्टर में एनोडाइन इलेक्ट्रॉनिक मैन्युफैक्चरिंग लाउड स्पीकर सिस्टम को इंस्टॉल किया गया था। ऐसे टोटल 32 हेलीकॉप्टर के लिए टोटल ऑर्डर प्लेस किया गया था, जिसमें से पहले 5 हेलीकॉप्टर्स को अभी एरो इंडिया शो के दौरान डिलीवर करने का निर्णय लिया गया था। HAL के मुताबिक पैंडेमिक की वजह से इनकी प्रोडक्शन के ऊपर थोड़ा असर पड़ा था, लेकिन आगे चल के शेड्यूल के मुताबिक ही वो इंडियन नेवी को और इंडियन कोस्ट गार्ड को इन सभी हेलीकॉप्टर को डिलीवर करने वाले हैं। पिछले 10 सालों से AEM की तरफ से HAL को लाउड स्पीकर्स को सप्लाई किया जा रहा है और सर्वेलेंस के लिए इस्तेमाल होने वाले सब एयरक्राफ्ट या हेलीकॉप्टर्स में इनको इस्तेमाल किया जाता है, चाहे वो ध्रुव हेलीकॉप्टर या फिर डोरनो 228 एयरक्राफ्ट हो। क्योंकि जब कोस्ट गार्ड की तरफ से या नेवी की तरफ से कोस्टल सिक्योरिटी ड्यूटी में या पेट्रोलिंग के लिए किसी हेलीकॉप्टर को डिप्लॉय किया जाता है, तो अगर उनको कोई घुसपैठिया दिखाई पड़ता है, स्मगलर दिखाई पड़ता है, तो उनको रोकने के लिए सबसे पहले वार्निंग दिया जाता है, क्योंकि हम ऐसे ही किसी के ऊपर सीधे गोली फायर नहीं कर सकते, क्योंकि हर कोई स्मगलर नहीं होता और समंदर में जाने वाले हर कोई बोट जो होते हैं वो ज्यादातर मछुआरे होते हैं। तो ऐसे में जिन पर शक होता है उनको सबसे पहले वार्निंग दिया जाता है। अब नॉर्मली हेलीकॉप्टर्स में जिन लाउड स्पीकर का इस्तेमाल किया जाता है वो काफी तगड़े सिस्टम होते हैं।
इसके अलावा इसमें मेडिकल इंटेंसिव केयर यूनिट, हाई इंटेंसिटी सर्च लाइट्स और मॉडर्न सर्वेलेंस सिस्टम दिया गया है, जो कि इनको कोस्टल सिक्योरिटी में सामने आने वाले किसी भी चैलेंज को फेस करने की क्षमता देने वाले हैं। अगला अपडेट डिफेंस एक्सपोर्ट को लेके है। अब जैसे कि 2025 तक हमें $5 बिलियन की डिफेंस एक्सपोर्ट टारगेट को हासिल करना पड़ेगा। इसके लिए अभी 1 या 2 सिस्टम को एक्सपोर्ट करने से काम नहीं बनने वाला है। इसी वजह से डिफेंस मिनिस्ट्री की तरफ से अभी लगभग 152 इंडिजिनस डिफेंस इक्विपमेंट को एक्सपोर्ट करने का प्लान किया गया है। इस लिस्ट को अभी हमारे एक्सटर्नल अफेयर मिनिस्ट्री, डिफेंस मिनिस्ट्री और लगभग अलग अलग सिक्योरिटी एजेंसी के बीच बातचीत करके तैयार किया गया है। और इस लिस्ट में अभी ब्रह्मोस मिसाइल, ATAGS पिनाका रॉकेट, कॉम्बैट मैनेजमेंट सिस्टम और ऐसे करके और भी बहुत सारे सिस्टम ऑफर किया जा रहा है। इस पूरी लिस्ट में लगभग 85 अलग अलग तरह के डिफेंस इक्विपमेंट होने वाले हैं और साथ ही 47 सब सिस्टम मौजूद होने वाले हैं। इस लिस्ट में तेजस भी शामिल और इसके अलावा HAL के हेलीकॉप्टर, आर्टिलरी गन्स, मिसाइल सिस्टम, नाइट विजन सिस्टम, कई तरह के आर्मर्स को भी एक्सपोर्ट करने का फैसला किया गया है। इन एक्सपोर्ट ऑफर्स को अभी बेहतर करने के लिए भारत की तरफ से इसको खरीदने वाले सभी देशों को लाइन ऑफ क्रेडिट को भी ऑफर करने के बारे में सोचा जा रहा है, जिसको अभी भारत मेनली एशियन कंट्री, मिडिल ईस्ट कंट्री और अफ्रीकन कंट्रीज को ऑफर करने वाला है। और इसके अंदर इंडियन ओशन रीजन में मौजूद हमारे कुछ आइलैंड नेशन भी शामिल है। लैंड बेस्ड सिस्टम की बात करें तो भारत की तरफ से ATAGS के अलावा K9 वज्र-T, गरुड़ लाइटवेट फील्ड गन्स, माइन प्रोटेक्टेड व्हीकल, मल्टी मोड हैंड ग्रेनेड, अलग अलग तरह के बैलिस्टिक प्रोटेक्शन सिस्टम जिसमें MQ के द्वारा बनाए गए वेस्ट हेलमेट्स और अशोक लेलैंड के द्वारा बनाए जाने वाले मिलिट्री व्हीकल भी शामिल है। नेवल प्लेटफॉर्म के बारे में बात करें तो इसमें भी पेट्रोल वेसल, इंटरसेप्टर बोट, लैंडिंग क्राफ्ट यूटिलिटी वेसल और एंटी सबमरीन वॉरफेयर कॉर्वेट्स को एक्सपोर्ट किया जाएगा। साथ ही रॉकेट लॉन्चर सिस्टम, कॉम्बैट मैनेजमेंट सिस्टम, 30 mm के नेवल गन, टॉर्पेडो और अलग अलग तरह के सर्वेलेंस सिस्टम को भी एक्सपोर्ट करने का प्लान किया गया है। एयर सिस्टम की बात करें तो इसमें LCA तेजस, लाइट कॉम्बैट हेलीकॉप्टर, एडवांस लाइट हेलीकॉप्टर और अस्त्र मिसाइल जैसे और भी कई तरह के सिस्टम शामिल है, जिनको आगे चल के भारत एक्सपोर्ट करने वाला है। और कुल मिलाकर भारत की तरफ से अभी से 100 से ज्यादा देशों को शॉर्टलिस्ट किया गया, जिनको आगे चल के इन सभी सिस्टम को एक्सपोर्ट करने की कोशिश की जाएगी। तो दोस्तों अभी के लिए इतना ही, मिलता हूँ आपसे अगले वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।